नमस्कार। आज हम पृथ्वी की बुनियाद को समझने की कोशिश करेंगे। वो चट्टानें जिनसे धरती बनी है, विशाल महाद्वीप जिन पर हम रहते हैं, और हाँ, वो गहरे महासागर जो इन्हें घेरे हुए हैं। बिल्कुल, ये सब कैसे बने, कैसे बदलते रहते हैं और हमारी दुनिया को वो रूप कैसे देते हैं जो हम आज देखते हैं, यही सब जानना है। हाँ, हमारे पास कुछ काफी डिटेल ज्योग्राफी नोट्स हैं, और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इनमें से सबसे अहम और दिलचस्प जानकारी निकालें। हाँ, ताकि पृथ्वी की इस पूरी बनावट की एक गहरी समझ बन सके। तो चट्टानों से शुरू करें फिर। सुना इनके अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। हाँ, पेट्रोलॉजी, बिल्कुल। तो चट्टानें, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, क्रस्ट, हम्म, वो इन्हीं से बनी है ना। और इन्हें मुख्य तौर पर 3 तरह से बांटा जाता है। हाँ, 3 मुख्य प्रकार हैं और ये बंटवारा इस आधार पर होता है कि वो बनी कैसे हैं। अच्छा, तो पहली कौन सी है? आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स। हाँ, आग्नेय, जैसा नाम से ही लग रहा है, आग्नेय यानी आग से बनी हुई। मतलब पिघली हुई चीज। बिल्कुल, ये तब बनती हैं जब पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ गर्म पदार्थ, जिसे मैग्मा कहते हैं, वो ठंडा होकर जम जाता है। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, पर क्या इसमें भी कुछ अलग-अलग तरह की होती है? हाँ, इसमें भी विविधता है। देखिए, ये इस पर निर्भर करता है कि मैग्मा ठंडा कहाँ हो रहा है। अगर वो पृथ्वी की सतह के नीचे ही, मतलब अंदर ही, धीरे धीरे ठंडा होता है, अंदर ही। हाँ, तो उसे कहते हैं अंतर्वेधी या पाताली चट्टान, इंट्रूसिव या प्लूटोनिक। ग्रेनाइट इसका सबसे आम उदाहरण है। हमारे महाद्वीपों का बड़ा हिस्सा इसी से बना है। अच्छा, ग्रेनाइट। और क्योंकि ये धीरे धीरे ठंडा होता है तो इसमें क्रिस्टल बनने का टाइम मिल जाता है, तो वो बड़े होते हैं और ये जमीन के नीचे अलग अलग शक्लों में जम सकता है, कभी परत जैसा, कभी दीवार जैसा, सीधा, कभी गुंबद जैसा। और अगर ये मैग्मा सतह पर आ जाए तो, जैसे ज्वालामुखी से। हाँ बिल्कुल, अगर मैग्मा पिघलकर ज्वालामुखी के जरिए सतह पर आ गया तो उसे लावा कहते हैं। लावा। हाँ। और जब ये लावा सतह पर आकर तेजी से ठंडा होता है तो बनती हैं बहिर्वेधी चट्टानें, एक्सट्रूसिव। बेसॉल्ट इसका मुख्य उदाहरण है। बेसॉल्ट, ये कहाँ मिलती है ज्यादा? इससे ज्यादातर महासागरों की तली बनी है, ओशनिक क्रस्ट। और क्योंकि ये तेजी से ठंडा होता है तो इसके क्रिस्टल बहुत छोटे होते हैं, बारीक, कभी कभी तो बनते ही नहीं। ओह, तो मतलब ग्रेनाइट महाद्वीपों के लिए और बेसॉल्ट महासागरों के लिए, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, एक तरह से बिल्कुल कह सकते हैं। ये एक मोटी पहचान है। दिलचस्प। तो ये हो गई आग्नेय चट्टानें, सीधे पिघले हुए पदार्थ से। अब दूसरी तरह की चट्टानें, अवसादी, सेडिमेंट्री रॉक्स। हाँ, अवसादी। इनके नाम में ही अवसाद यानी सेडिमेंट्स शब्द है। हाँ, तो ये शायद टुकड़ों से बनती हैं? बिल्कुल सही पकड़ा। ये असल में पुरानी चट्टानों के टुकड़ों से ही बनती हैं, जैसे हवा, पानी, बर्फ। ये सब ताकतें पहाड़ों और चट्टानों को लगातार तोड़ती रहती हैं। हाँ, वो अपरदन जिसे कहते हैं, इरोजन। हाँ, इरोजन और वेदरिंग। इससे छोटे छोटे कण बनते हैं, रेत, मिट्टी, कंकड़। इन्हें ही अवसाद कहते हैं। अच्छा। फिर ये अवसाद कहीं जमा होते जाते हैं, जैसे नदी की तली में या झील में या समुद्र में, परत दर परत, लेयर बाय लेयर। परत दर परत। अच्छा, फिर ये चट्टान कैसे बन जाती हैं? ये तो ढीले कण हुए ना? हाँ, तो समय के साथ क्या होता है, ऊपर नई परतें जमती जाती हैं। उनके वजन से, मतलब दबाव से, नीचे की परतें दबती जाती हैं। उनमें जो पानी फंसा होता है वो बाहर निकल जाता है, कण एकदम पास पास आ जाते हैं और आपस में सीमेंट की तरह जुड़ जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं संघनन या लिथिफेक्शन। लिथिफेक्शन, ओके। इसी से वो ढीले अवसाद ठोस चट्टान बन जाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि ये परतों में मिलती हैं, स्ट्रैटा कहते हैं इन्हें। और इन्हीं परतों में हमें पुराने जमाने के निशान मिलते हैं, जीवाश्म, फॉसिल्स। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अक्सर क्या होता है, जब ये अवसाद जम रहे होते हैं तो उनमें उस समय के पेड़ पौधे या जानवरों के हिस्से दब जाते हैं। ओह। और लाखों सालों में वो भी पत्थर बन जाते हैं। इन्हीं को जीवाश्म या फॉसिल्स कहते हैं और ये हमें करोड़ों साल पहले के जीवन के बारे में बताते हैं। तो अवसादी चट्टानें एक तरह से पृथ्वी के इतिहास की किताबें हैं। कमाल है। तो ये जीवाश्म सिर्फ अवसादी चट्टानों में ही मिलते हैं? हाँ, मुख्य रूप से इन्हीं में मिलते हैं, क्योंकि आग्नेय चट्टानें तो पिघले मैग्मा से बनती हैं, उसमें सब नष्ट हो जाता है। और कायांतरित चट्टानों में भी गर्मी और दबाव से जीवाश्म अक्सर खत्म हो जाते हैं। समझ गई। अच्छा, इन अवसादी चट्टानों के भी प्रकार होते हैं क्या? हाँ, इनको बनाने के तरीके के आधार पर भी बांट सकते हैं। जैसे कुछ यांत्रिक रूप से बनती हैं, मतलब कणों के जमा होने से, जैसे बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन।
या शेल जो बहुत बारीक मिट्टी से बनती है। ठीक है। कुछ बनती हैं जैविक रूप से, ऑर्गेनिकली, जैसे समुद्री जीवों के खोल या कंकाल जमा होने से, जैसे चौक या कुछ तरह का चूना पत्थर। और कोयला भी इसी में आता है, जो पुराने पेड़ पौधों के दबने से बना। कोयला। हाँ, वो भी तो अवसादी है। और तीसरी होती है रासायनिक रूप से बनी हुई, केमिकली, जब पानी में घुले हुए मिनरल्स जम जाते हैं, जैसे सेंधा नमक, हेलाइट या कुछ और तरह का चूना पत्थर। अच्छा, मतलब चूना पत्थर, लाइमस्टोन, वो कई तरीकों से बन सकता है, कणों से भी, जीवों से भी और रसायन से भी। हाँ बिल्कुल, चूना पत्थर बड़ा वर्सेटाइल है इस मामले में। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। चलिए अब तीसरी किस्म पर आते हैं, कायांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स। कायांतरण का मतलब है रूप बदलना। तो क्या ये चट्टानें अपना रूप बदल लेती हैं? बिल्कुल सही शब्द है, रूप बदलना। ये वो चट्टानें हैं जो पहले या तो आग्नेय थी या अवसादी। अच्छा, हाँ, लेकिन बाद में पृथ्वी के अंदर अत्यधिक दाब यानी प्रेशर और तापमान यानी टेम्परेचर के वजह से बदल गईं। साथ में वॉल्यूम यानी आयतन का भी रोल होता है। शॉर्ट में कहें तो पीवीटी कंडीशंस। पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। हाँ, तो इन जबरदस्त पीवीटी कंडीशंस के असर से ये चट्टानें अपना रूप, अपनी बनावट बदल लेती हैं, ठोस रहते हुए ही। मतलब ये पिघलती नहीं है? नहीं, पिघलती नहीं। अगर पिघल जाए तो फिर वो मैग्मा बन जाएंगी और फिर आग्नेय चट्टान बनाएंगी। कायांतरण में चट्टान ठोसी रहती है, लेकिन उसके अंदर जो खनिज होते हैं उनके क्रिस्टल या तो फिर से अरेंज हो जाते हैं, रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं, या फिर बिल्कुल नई तरह के क्रिस्टल बन जाते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। इस पूरी प्रक्रिया को ही कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अच्छा, और इन बदली हुई चट्टानों में कुछ खास दिखता है? हाँ, अक्सर इनमें एक खास तरह की बनावट दिखती है, जिसे रेखण या लाइनेशन कहते हैं, या फिर बैंडिंग, मतलब अलग अलग रंग के खनिज या तो एक लाइन में जम जाते हैं या फिर पट्टियों की तरह दिखते हैं। ओह अच्छा, जैसे धारियां हों। हाँ क्या इसके कुछ जाने पहचाने उदाहरण हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल हैं, और कुछ तो बहुत मशहूर हैं। जैसे ग्रेनाइट, जो एक आग्नेय चट्टान है। हाँ। जब वो बदलता है तो नाइस बन जाता है, उसमें आपको रंगीन पट्टियां दिख सकती हैं। नाइस, ओके। या जैसे शेल, वो बारीक मिट्टी वाली अवसादी चट्टान, हाँ। वो बदलकर बनती है स्लेट। वही स्लेट जो छतों पर लगती है या पहले लिखने के काम आती थी। अरे हाँ, स्लेट। बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, वो बदलकर बनता है क्वार्ट्जाइट। ये बहुत ही सख्त पत्थर होता है। क्वार्ट्जाइट। और सबसे मशहूर शायद चूना पत्थर, लाइमस्टोन, जब बदलता है तो बनता है संगमरमर, मार्बल। अरे वाह, संगमरमर, मतलब ताजमहल जिस पत्थर से बना है वो असल में बदला हुआ चूना पत्थर है। बिल्कुल, वो मेटामॉर्फोसिस का ही नतीजा है। ये तो कमाल की जानकारी है। हाँ, प्रकृति का अद्भुत रसायन है ये। अच्छा, ये जो बदलाव है, कायांतरण, इसके भी मोटे तौर पर दो प्रकार समझे जाते हैं। एक है तापीय, थर्मल मेटामॉर्फिज्म। थर्मल मतलब गर्मी से। हाँ, ये मुख्य रूप से तब होता है जब कोई चट्टान गर्म मैग्मा के संपर्क में आ जाती है, उस तेज गर्मी से वो बदल जाती है। दूसरा है गतिशील, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। इसमें बहुत ज्यादा दबाव के कारण चट्टान के अंदर खनिजों की बनावट बदल जाती है, भले ही उनका केमिकल फॉर्मूला वही रहे। ठीक है, समझ गए। तो ये हो गए चट्टानों के तीन मुख्य प्रकार, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। लेकिन आपने कहा था कि चट्टानें बदलती रहती हैं, तो क्या ये तीनों एक दूसरे में भी बदल सकती हैं? बिल्कुल, और यही तो पृथ्वी की सबसे दिलचस्प प्रक्रियाओं में से एक है। इसे कहते हैं शेल चक्र, रॉक साइकिल। रॉक साइकिल। हाँ, ये एक लगातार चलने वाला चक्र है जिसमें चट्टानें एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती हैं। मतलब कोई भी चट्टान परमानेंट नहीं है। अच्छा, कैसे? देखिए, मान लीजिए आग्नेय चट्टान है, जैसे ग्रेनाइट। मौसम की मार से, मतलब वेदरिंग और इरोजन से, वो टूटकर छोटे छोटे कण बन सकती है। अवसाद। हाँ, अवसाद। वो अवसाद कहीं जमा होकर लिथिफेक्शन से अवसादी चट्टान बन सकते हैं, जैसे बलुआ पत्थर। ठीक है। फिर ये अवसादी चट्टान या खुद वो पुरानी आग्नेय चट्टान ही अगर जमीन के नीचे दब जाए और वहां उसे बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव मिले, मतलब पीवीटी कंडीशंस, हाँ। तो वो कायांतरित चट्टान बन सकती है, जैसे क्वार्ट्जाइट या नाइस। अच्छा। और अगर ये कायांतरित चट्टान और भी ज्यादा गहराई में चली जाए और भी ज्यादा गर्मी और दबाव झेलें तो क्या होगा? वो पिघल जाएगी। बिल्कुल, वो पिघलकर वापस मैग्मा बन सकती है। और उस मैग्मा से फिर क्या बनेगा? नई आग्नेय चट्टान। एकदम सही। तो देखिए, चक्र पूरा हो गया ना। हाँ हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल पानी के चक्र जैसा है,
भाप, बादल, बारिश, नदी, समुद्र, वैसे ही चट्टानों का भी अपना चक्र है। हाँ, और ये चक्र बाहरी ताकतों जैसे हवा, पानी और अंदरूनी ताकतों मतलब पीवीटी, इन दोनों से चलता रहता है। ये सोचना ही अद्भुत है कि पहाड़ भी हमेशा पहाड़ नहीं रहते, वक्त के साथ वो भी बदलते रहते हैं। बिल्कुल। भूविज्ञान में समय का पैमाना बहुत बड़ा होता है, लाखों करोड़ों साल का। चलिए, अब चट्टानों की इस दुनिया से थोड़ा और बड़े पैमाने पर सोचते हैं, महाद्वीप और महासागर। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि आज हम जो 7 महाद्वीप देखते हैं, वो हमेशा से ऐसे अलग-अलग नहीं थे। ये आइडिया सबसे पहले किसका था? हाँ, ये वाकई एक क्रांतिकारी विचार था। इसे सबसे पहले विस्तार से 1912 में एक जर्मन वैज्ञानिक एल्फ्रेड वेगनर ने पेश किया था। उनके सिद्धांत को कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मतलब महाद्वीपों का खिसकना? हाँ, वेगनर का कहना था कि करोड़ों साल पहले सारे के सारे महाद्वीप एक ही विशाल भूखंड के रूप में जुड़े हुए थे। एक अकेला विशाल महाद्वीप? उसे क्या नाम दिया था उन्होंने? उन्होंने उसे नाम दिया पंजिया। पंजिया का मतलब होता है सारी जमीन। पैंजिया। और इस पैंजिया के चारों ओर एक ही विशाल महासागर था। उसे नाम दिया पैंथालासा, मतलब सारा पानी। पैंजिया और पैंथलासा। वाह। हाँ। और कहते हैं कि पैंजिया के बीच में एक लंबा उथला सा समुद्र भी था, जिसे टेथिस सागर नाम दिया गया। ऐसा माना जाता है कि आज जहां हिमालय पर्वत खड़ा है, वहां कभी ये टेथिस सागर हुआ करता था। हिमालय की जगह समुद्र, ये तो किसी कहानी जैसा लगता है, पर सिर्फ कह देने से तो वैज्ञानिक मानते नहीं है। विग्नर के पास कोई सबूत थे इसके कि ये महाद्वीप सच में जुड़े थे और फिर अलग हुए? हाँ, बिल्कुल थे। और उनके सबूत काफी जोरदार थे। हालांकि उस समय कई वैज्ञानिक उनसे सहमत नहीं हुए थे। पहला सबूत तो बहुत सीधा सा था, महाद्वीपों के किनारों का आपस में मिलना, खासकर दक्षिण अमेरिका का पूर्वी किनारा और अफ्रीका का पश्चिमी किनारा। हाँ, वो तो नक्शे पर दिखता भी है, जैसे पजल के टुकड़े हों, जिगसॉ फिट जिसे कहते हैं। बिल्कुल, जिगसॉ फिट, ये पहला बड़ा सबूत था। और क्या थे? दूसरा बड़ा सबूत मिला जीवाश्मों से। फॉसिल से? फॉसिल से। कैसे? कुछ ऐसे जमीनी पौधों और जानवरों के जीवाश्म मिले जो आज हजारों किलोमीटर दूर अलग अलग महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। जैसे मेसोसॉर्स नाम का एक छोटा रेप्टाइल था। हाँ। उसके फॉसिल ब्राजील में भी मिले और दक्षिण अफ्रीका में भी। अब ये छोटा सा जीव इतना लंबा समुद्र तैर कर तो जा नहीं सकता था। हाँ, ये तो बात सही है। इसका मतलब यही निकलता है कि ये महाद्वीप कभी जुड़े हुए थे, तभी ये जीव एक जगह से दूसरी जगह फैल सके। ठीक है। और तीसरा सबूत चट्टानों से मिला, पेट्रोलॉजी से। अलग अलग महाद्वीपों जैसे एप्लेशियन पर्वत अमेरिका में और यूरोप के कुछ पुराने पर्वत, उनमें एक ही प्रकार की और एक ही उम्र की चट्टानें पाई गई। ऐसा लगता था जैसे वो एक ही पर्वत श्रृंखला के हिस्से हों जो टूटकर अलग हो गई। अच्छा, चट्टानों की बनावट भी मिलती थी। हाँ, और इसके अलावा कुछ खास तरह के खनिज जमाओं जैसे सोने के प्लासर डिपॉजिट्स, वो गाना अफ्रीका के तट पर भी मिले और ब्राजील दक्षिण अमेरिका में भी। ये भी तभी मुमकिन लगता है जब ये तट कभी जुड़े रहे हों। ये सबूत तो वाकई काफी मजबूत लगते हैं। लेकिन वेगनर ने ये कैसे समझाया कि इतने विशाल महाद्वीप हिले कैसे? कौन सी ताकत थी जो इन्हें खिसका रही थी? ये सबसे बड़ा सवाल रहा होगा। हाँ, यहीं पर वेगनर का सिद्धांत थोड़ा कमजोर पड़ गया। उन्होंने दो वजहें सुझाई। एक तो ज्वारीय बल, मतलब चंद्रमा और सूर्य के खिंचाव से पैदा होने वाली ताकत, और दूसरी ध्रुवीय पलायन बल, पृथ्वी के घूमने की वजह से लगने वाला बल। लेकिन बाद में हिसाब लगाया गया तो पता चला कि ये बल इतने ताकतवर हैं ही नहीं कि पूरे पूरे महाद्वीप को हजारों किलोमीटर खिसका सकें। तो उनकी ये व्याख्या सही नहीं मानी गई। ओह, तो फिर असली वजह क्या थी? महाद्वीप खिसके तो थे, ये तो सबूतों से लग रहा था। असली वजह बाद में समझ आई, और वो पृथ्वी के अंदर छुपी है। पृथ्वी की जो दूसरी परत है मैंटल, वो ठोस नहीं है, बल्कि एक गाढ़े पदार्थ की तरह है जो बहुत धीरे धीरे बहता है, और उसमें बहुत गर्मी है। गर्मी कहाँ से आई वो गर्मी? कुछ तो पृथ्वी के बनने के समय की बची हुई गर्मी है, रेजिडुअल हीट, और कुछ लगातार रेडियोधर्मी तत्वों के टूटने से पैदा होती रहती है, रेडियो एक्टिव डिके। अच्छा। इस गर्मी की वजह से मैंटल में पदार्थ गर्म होकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर नीचे जाता है। जैसे आप पानी उबालते हैं तो उसमें धाराएं चलती हैं ना? हाँ, कन्वेक्शन करंट्स। बिल्कुल वैसी ही विशाल संवहन धाराएं मैंटल में चलती रहती हैं, और यही धाराएं अपने ऊपर तैर रही ठोस प्लेटों को
टेक्टोनिक प्लेट्स को बहुत धीरे धीरे खिसकाती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स? हाँ। इन्हीं कर महाद्वीप और महासागर है? हाँ बिल्कुल। पृथ्वी की ऊपरी परत इन्हीं प्लेट्स में बटी हुई है और ये प्लेट्स मेंटल के ऊपर तैर रही हैं और खिसक रही हैं। यही आज का स्वीकृत प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। तो वेगनर का मूल आइडिया सही था, बस उसे चलाने वाली ताकत की उनकी व्याख्या गलत थी। असली ताकत मेंटल की संवहन धाराएं हैं। एकदम सही। और इसी खोज ने शायद एक और बड़े रहस्य से पर्दा उठाया होगा कि समुद्र के नीचे क्या चल रहा है। हाँ बिल्कुल। 1960 के दशक में जब समुद्र तल का अध्ययन शुरू हुआ तो एक और क्रांतिकारी सिद्धांत सामने आया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, समुद्र तल विस्तार। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, समुद्र तल का फैलना, ये किसने दिया था सिद्धांत? ये हैरी एच हेस ने दिया था। और इसका मतलब क्या है? समुद्र का तल फैल रहा है? हाँ, अध्ययनों से पता चला कि महासागरों के बीचों बीच विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं पानी के नीचे। इन्हें कहते हैं मध्य महासागरीय कटक, मिड ओशियनिक रिजेस। अच्छा, जैसे मिड अटलांटिक रिज? हाँ, वो सबसे मशहूर है। तो इन कटकों के बीच में दरारें होती हैं जहां से लगातार नया मैग्मा ऊपर आता रहता है। मेंटल से? हाँ, मेंटल से। और वो ऊपर आकर जमता है और नया समुद्री तल बनाता है। और ये नया तल कटक के दोनों तरफ बराबर खिसकता जाता है, जैसे कन्वेयर बेल्ट पर। ओह, तो इसका मतलब कटक के पास की चट्टानें नई होंगी और जैसे जैसे हम कटक से दूर जाएंगे चट्टानें पुरानी होती जाएंगी। एकदम सही। यही पाया गया जब समुद्री चट्टानों की उम्र नापी गई। कटकों पर चट्टानें बिल्कुल नहीं हैं और उनसे दूर जाने पर उनकी उम्र लगातार बढ़ती जाती है, लाखों करोड़ों साल तक। तो ये इस बात का पक्का सबूत था कि पृथ्वी की सतह स्थिर नहीं है, वो लगातार बन रही है और खिसक रही है। हाँ, इसने वेगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सिद्धांत को भी जबरदस्त समर्थन दिया, क्योंकि अगर समुद्र तल फैल रहा है तो जाहिर है महाद्वीप भी खिसक रहे होंगे। वाह, तो जमीन भी खिसक रही है और समुद्र का तल भी फैल रहा है। पृथ्वी तो वाकई एक बहुत ही डायनामिक ग्रह है। अच्छा, अब जब समुद्र की बात हो रही है तो जरा उसकी गहराइयों में उतरते हैं। हाँ। क्या समुद्र के नीचे भी जमीन की तरह पहाड़, मैदान वगैरह होते हैं? हाँ बिल्कुल, और शायद जमीन से भी ज्यादा विविधता वाली आकृतियां हैं वहां। महासागरों के तल पर बहुत सारी भू आकृतियां हैं, रिलीफ फीचर्स। जैसे मैंने बताया, मध्य महासागरीय कटक, ये तो पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, भले ही पानी के नीचे है। मिड अटलांटिक रिज अकेले ही बहुत विशाल है और ये वहां बन रही है जहां दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ठीक है, और किनारों के पास क्या होता है, जहां महाद्वीप समुद्र से मिलते हैं? हाँ, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। महाद्वीपों के किनारे समुद्र में धीरे धीरे उतरते हैं। सबसे पहले आता है महाद्वीपीय शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। शेल्फ मतलब ताक जैसा? हाँ, एक तरह से। ये महाद्वीप का ही डूबा हुआ उथला हिस्सा होता है। ज्यादातर समुद्री जीवन और मछली पकड़ने के इलाके यहीं होते हैं। पेट्रोलियम भी अक्सर यहीं मिलता है। अच्छा, इसके बाद? शेल्फ के बाद ढलान एकदम तेज हो जाती है, उसे कहते हैं महाद्वीपीय ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप। यहाँ गहराई तेजी से बढ़ती है। फिर ढाल थोड़ी कम होती है, उसे कहते हैं महाद्वीपीय उत्थान, कॉन्टिनेंटल राइज। और उसके बाद शुरू होते हैं विशाल, लगभग सपाट मैदान। समतल मैदान समुद्र के नीचे? हाँ, बहुत बड़े बड़े। इन्हें कहते हैं गहन सागरीय मैदान, एबेसल प्लेन। ये समुद्र तल का सबसे बड़ा हिस्सा बनाते हैं। एबिसल प्लेन, यहाँ भी पेट्रोलियम मिलता है? हाँ, यहाँ भी गहरे पानी में पेट्रोलियम निष्कर्षण होता है। ये तो हो गए बड़े फीचर्स, क्या कुछ छोटे मोटे फीचर्स भी होते हैं? हाँ, बहुत सारे हैं। जैसे पानी के नीचे अलग थलग खड़े पहाड़, उन्हें कहते हैं सी माउंट्स। सी माउंट्स? और अगर किसी सी माउंट का ऊपरी हिस्सा लहरों से या किसी और वजह से कटकर सपाट हो जाए तो उसे कहते हैं गुयोट, फ्लैट टॉप सी माउंट। गुयोट, अच्छा। और हाँ, गर्म साफ पानी वाले इलाकों में मूंगे की चट्टानों से बने अंगूठी जैसे द्वीप होते हैं, उन्हें कहते हैं अटोल। अटोल, हाँ, ये तो सुने। ये मूंगे की चट्टानें, कोरल रीफ्स, ये बहुत खूबसूरत और जरूरी मानी जाती है ना। इन्हें समुद्र का वर्षावन भी कहते हैं, रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे जमीन पर वर्षावनों में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, बहुत तरह के पेड़ पौधे जीव जंतु रहते हैं, हाँ, वैसे ही कोरल रीफ्स समुद्र में हजारों किस्म के जीवों को घर और भोजन देती हैं। हाँ, मछलियां, केकड़े, स्टारफिश, बहुत कुछ। ये असल में छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें कोरल पॉलिप्स कहते हैं। पॉलिप्स, ये जीव है? मुझे लगा ये पत्थर जैसे होते हैं। जीव ही हैं, लेकिन ये कॉलोनियों में रहते हैं, हजारों लाखों एक साथ। हाँ। और ये अपने शरीर से कैल्शियम कार्बोनेट का एक कठोर ढांचा बनाते हैं अपने चारों तरफ। अच्छा। यही ढांचा हमें पत्थर जैसा दिखता है। अच्छा,
और वो रंग, इतने सुंदर रंग कहाँ से आते हैं? वो रंग पॉलिप्स के नहीं होते। ये पॉलिप्स अपने टिश्यूज में, मतलब अपने ऊतकों में, एक खास तरह के बहुत छोटे शैवाल एल्गी को रखते हैं। ज़ूक्सेंथली कहते हैं उसे। ज़ूक्सेंथली। हाँ, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन है, सहजीवन। कोरल पॉलिप जो कैल्शियम कार्बोनेट का ढांचा बनाता है, वो शैवाल को रहने की सुरक्षित जगह देता है। ठीक है। बदले में ये शैवाल फोटोसिंथेसिस करके, मतलब सूरज की रोशनी से, भोजन बनाते हैं। इस भोजन का कुछ हिस्सा कोरल पॉलिप भी इस्तेमाल करता है, और यही शैवाल कोरल को वो सुंदर रंग भी देते हैं। अरे वाह, मतलब ये एक दूसरे की मदद करते हैं। बिल्कुल। और धीरे धीरे ये कैल्शियम कार्बोनेट के ढांचे जुड़ते जाते हैं और विशाल चट्टानें बन जाती हैं, कोरल रीफ्स। लेकिन ये हर जगह तो नहीं मिलते होंगे, इन्हें कुछ खास माहौल चाहिए होता होगा। हाँ, ये बहुत नाजुक होते हैं और इनकी कुछ खास ज़रूरतें होती हैं। पहली बात, इन्हें साफ खारा पानी चाहिए, सलाइन वाटर। अगर पानी में ज़्यादा मिट्टी या गंदगी होगी तो ये मर जाएंगे। अच्छा, और? दूसरी ज़रूरत है सूरज की रोशनी, क्योंकि उनके अंदर रहने वाले शैवाल को फोटोसिंथेसिस के लिए रोशनी चाहिए। इसलिए ये ज़्यादा गहरे पानी में नहीं मिलते। ठीक है। और तीसरी अहम ज़रूरत है पानी का सही तापमान। इन्हें न ज़्यादा ठंडा पानी पसंद है, न ज़्यादा गर्म। आमतौर पर 23 से 29 डिग्री सेल्सियस का तापमान इनके लिए अच्छा होता है। नोट्स में 30 से 35 डिग्री सेल्सियस लिखा है, उसे मध्यम कहा है। शायद ये अधिकतम सीमा हो, पर सामान्य रेंज यही मानी जाती है। समझ गई। साफ पानी, रोशनी और सही तापमान। हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ तो ऑस्ट्रेलिया वाली है ना, ग्रेट बैरियर रीफ। हाँ, वो सबसे प्रसिद्ध और विशाल है। हजारों किलोमीटर लंबी है वो, अंतरिक्ष से भी दिखती है। क्या बात है। लेकिन आजकल इनके बारे में कुछ चिंताजनक खबरें भी आती हैं। कोरल ब्लीचिंग। हाँ, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कोरल ब्लीचिंग। ब्लीचिंग मतलब रंग उड़ जाना। हाँ, बिल्कुल वही। होता क्या है, जब समुद्र का पानी किसी वजह से, खासकर क्लाइमेट चेंज की वजह से, जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है, तो कोरल पॉलिप्स तनाव में आ जाते हैं। तनाव में? हाँ, स्ट्रेस में। और इस तनाव में वो अपने अंदर रहने वाले रंगीन ज़ूक्सेंथली शैवाल को बाहर निकाल देते हैं। ओह, उन्हें निकाल देते हैं? हाँ, और जब वो रंगीन शैवाल निकल जाते हैं तो कोरल का सफ़ेद कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल दिखने लगता है। इसीलिए वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं, जैसे ब्लीच कर दिए गए हों। और फिर क्या वो मर जाते हैं? अगर पानी जल्दी ही वापस ठंडा न हो तो हाँ, क्योंकि शैवाल ही उनके भोजन का मुख्य स्रोत थे। उनके बिना वो भूखे रह जाते हैं और मर जाते हैं। और जब कोरल मर जाते हैं तो उन पर निर्भर रहने वाले हजारों समुद्री जीव भी प्रभावित होते हैं। ये पूरी समुद्री इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ये तो वाकई बहुत चिंता की बात है। मतलब क्लाइमेट चेंज का असर समुद्र की गहराइयों तक पहुंच रहा है। हाँ, बहुत गहरे तक। चलिए, इस गंभीर विषय के बाद अंत में कुछ फटाफट आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं, जैसे महाद्वीप और महासागरों का आकार और जनसंख्या के हिसाब से क्रम क्या है। हाँ, देख लेते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, एरिया वाइज, तो महाद्वीपों का क्रम है सबसे बड़ा एशिया। एशिया। हाँ, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और आबादी के लिहाज से पॉपुलेशन? आबादी में भी एशिया जाहिर है सबसे आगे हैं, फिर अफ्रीका, लेकिन यहाँ तीसरे नंबर पर यूरोप आ जाता है। ओह, यूरोप तीसरे पर? हाँ, आबादी में। फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, और अंटार्कटिका में तो खैर लगभग कोई स्थायी आबादी है ही नहीं। ठीक है, तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ओके। और महासागर, उनका साइज का क्रम क्या है? महासागरों के आकार का क्रम याद रखने का एक आसान तरीका है एक्रोनिम पाइसा। पाइसा? हाँ, PAISA। पी से पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा और सबसे गहरा। दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट मारियाना ट्रेंच का चैलेंजर डीप यही है। पैसिफिक। ओके। ए से अटलांटिक ओशन, दूसरा सबसे बड़ा। इसका आकार एस जैसा है और ये ट्रेड के लिए सबसे बिजी ओशन है। और यहीं पर वो अनोखा सारगैसो सी भी है, जिसका कोई किनारा नहीं है। सारगैसो सी, बिना किनारे वाला समुद्र, ये कैसे? हाँ, ये अटलांटिक के बीच में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ समुद्री धाराएं गोल घूमती हैं और वहाँ सारगासम नाम की भूरी शैवाल बहुत ज्यादा तैरती रहती है। उसी के नाम पर यह नाम पड़ा। इसका कोई जमीनी किनारा नहीं है।
ये तो अजीब बात है। अच्छा, पैसा में आए? आई से इंडियन ओशन, हिंद महासागर। अपना हिंद महासागर। एस से सदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर, जो अंटार्कटिका के चारों ओर है। सदर्न ओशन। और आखिरी ए? आर्कटिक ओशन, सबसे छोटा, जो उत्तरी ध्रुव पर है। ढांचों की, चट्टानों की, महाद्वीपों की और महासागरों की एक अच्छी खासी झलक देखी। हमने समझा कि कैसे रॉक साइकिल में चट्टानें लगातार बदलती रहती हैं, कैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया और प्लेट टेक्टोनिक्स आज भी उसे बदल रहा है। बिल्कुल। कैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग से नया समुद्र तल बनता है और महासागरों के अंदर भी कितनी विविधता है, जिसमें वो नाजुक कोरल रीफ्स भी शामिल है जिन पर खतरा मंडरा रहा है। हाँ, ये सब जानकर एक सवाल मन में जरूर उठता है ना। हमने देखा कि ये सब कुछ कितना डायनामिक है, कितना परिवर्तनशील है। रॉक साइकिल, प्लेट टेक्टोनिक्स, ये सब लगातार बदलाव की कहानियां हैं। हाँ, बिल्कुल। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि आज से लाखों साल बाद, करोड़ों साल बाद हमारी पृथ्वी की सतह कैसी दिखेगी? ये भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं जो आज भी चल रही हैं, वो भविष्य में हमारी दुनिया को क्या नया रूप देंगी? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प बिंदु है कि कैसे वर्तमान हमेशा अतीत का नतीजा होता है और आने वाले कल का बीज भी।